गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। और लेसन में अपन जनन की विशिष्ट विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपने पास आई थी एपोमेक्सिस, ऐसे जनन जिसको अपन ने पढ़ा था। आज अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं, कौन सी? एक गेमो स्पर्मिक या हिंदी में कहते हैं एलिसेक बीज। अब अपन सबको पता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद या लैंगिक जनन में जनन इकाई का कार्य कौन करता है? सीड। और उस सीड का निर्माण या बीज का निर्माण होने के लिए वही टू टाइप सेक्स ऑर्गन, मियोसिस डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन। अब यहां शब्द क्या है? छोटा सा शब्द एक नंबर में पूछा जा सकता है, एलिसेक बीज था। ए का मतलब बेटा बिना, निषेक का मतलब निषेचन, और बीजता का मतलब बेटा बीज। तो लैंगिक जनन की भांति जब जनन इकाई के रूप में तो कार्य कौन करता है? बीज ही करता है। लेकिन बीज का निर्माण होने के लिए जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तो इस घटना को एलिसेक बीजता या एगेमोस्पर्मिक कहते हैं। इस प्रकार के जनन की विधि में जो बीजांडकाय या न्यूक्लियस है उसकी कोई भी द्विगुणित कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए, बिना निषेचन के किस में बदल जाती है? भ्रूण में बदल जाती है। और पूरे बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बीज का निर्माण करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया व निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसके इस घटना का नाम दिया गया एलिसेक बीजता। और एलिसेक बीजता के फलस्वरूप जो बीज बना है उसमें सारे के सारे लक्षण कौन से पादप के होते हैं? मात्र पादप के या मदर प्लांट्स के होते हैं, जनकीय प्लांट के होते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? एगेमोस्पर्म। सिर्फ परिभाषा याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तथा जो बीज बनता है वो किस अवस्था में बनता है? द्विगुणित अवस्था में बनता है। और उस द्विगुणित बीज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मदर प्लांट्स के होते हैं या मदर कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके कारण अगली पीढ़ी में वो कैरेक्टर्स वैसे वैसे अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। ये दूसरी विधि होगी। थर्ड विधि है बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन या हिंदी में सूक्ष्म परिवर्तन। ये विधि नेचुरल विधि में होकर एंजियोस्पर्म प्लांट में जनन की आर्टिफिशियल विधि है, जिसकी पूरी डिटेल स्टडी अपनी एक यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें करेंगे। तो माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन एंजियोस्पर्म प्लांट में जनन की एक प्राकृतिक विधि ना होकर आर्टिफिशियल मेथड से कृत्रिम विधि, जिसकी डिटेल स्टडी आगे अपनी यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर, जेनेटिक्स वाली, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, उसमें पढ़ेंगे। यहां थोड़ा सा अपने सिलेबस में है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन।
विधि में जो पादप आर्थिक महत्व के होते हैं उन पौधों में तीव्र गति से जनन कराने के लिए या इन पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इन पौधों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पादप के छोटे से छोटे भाग, सूक्ष्म भाग को संवर्धन माध्यम में लेबोरेटरी के अंदर संवर्धन करके सीडलिंग प्लांट का निर्माण करता है, जिनका लेबोरेटरी में दृढ़ीकरण व वातानुकूलन करके उसे फर्म के अंदर स्थापित किया जाता है। अब इस विधि द्वारा पादप के छोटे से छोटे भाग को उपयोग में जाता है और बहुत ही कम संख्या समय में उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। इसलिए इस विधि का नाम भी क्या रखा? सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि का नाम क्या रखा? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसकी डिटेल यदि अपन कहां पढ़ेंगे? 16वें लेसन वाले यूनिट में पढ़ेंगे। चौथी लास्ट विधि है बेटा पोली एम्ब्रियोनिक या हिंदी में बहुभ्रूण। बहु का मतलब ज्यादा, भ्रूणता का मतलब भ्रूण। अब देखो ये आपके पास बेटा एम्ब्रियो सैक था, ये ओव्यूल। अब यहां से आपके पास पोलन ट्यूब आई थी और पोलन ट्यूब ने 2 मेल गेमेट एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज कर दिए। एक मेल गेमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, एक सेंट्रल सेल के साथ, जिसके फलस्वरूप एक तरफ आपके पास जाइगोट बन गया और दूसरी तरफ आपके पास पैन बन गया। पैन में माइटोसिस डिवीजन द्वारा एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो बन गया। ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में क्या गया? काम आ गया। एंटीकोडल सेल, एंटीसिनेटिक सेल सामान्यतः नष्ट हो गई, तो पूरा एम्ब्रियो सैक किस में बदल गया बेटा? एम्ब्रियो में बदल गया। अब जाइगोट से जब एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, उसी दौरान बीजाणु के अन्य भागों में परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो की रक्षात्मक कवर टेस्टा टेगमेंट एंड टेस्टा बनते। एम्ब्रियो प्लस टेस्टा टेगमेंट प्लस टेस्टा को समूह रूप से अपने क्या करना? सीड का। अब एक ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट हो गया, एक ओव्यूल एक सीड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और उस सीड में एम्ब्रियो की संख्या कितनी आई? तो एक एम्ब्रियो। तो इसका मतलब सामान्य कंडीशन में एक सीड में एक ही एम्ब्रियो बनता है। अब अपने पास समझ क्या बेटा?
बहुभ्रूण। और बहु का अर्थ हो गया ज्यादा, भ्रूणता का अर्थ भ्रूण। इसका मतलब हो गया जब किसी सीड में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? बहुभ्रूण। क्या कह रहे हैं अपन? सामान्य कंडीशन में एक सीड के अंदर एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन किसी कारणवश जब एक सीड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस घटना क्या कहते हैं? बहुभ्रूण। बहुभ्रूणता पादप में जंतु दोनों में पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं में एक गाय एक साथ एक से अधिक बछड़ों को जन्म देती है तो वो किसका उदाहरण है बेटा? बहुभ्रूण। या मानव जाति में भी कई बार एक साथ एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है, वो भी किसका उदाहरण है? बहुभ्रूण। अब अपन ने क्या कहा? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता पादप व जंतु दोनों में पाई। पादपों में बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, वही बेटा इसने कोशिकाएं खोज की, जीवित कोशिका। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ नामक वैज्ञानिक ने ऑरेंज या संतरे में की थी। अब जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता एक सामान्य घटना है, अर्थात अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता की घटना पाई जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में कुछ ही वर्ष जैसे सिट्रस वर्ष, तंबाकू, प्याज, क्रोटोलेरिया, भूया यानी कि सनिया वाला वर्ष में बहुभ्रूणता पाई। अब अपने जंतुओं में बहुभ्रूणता उत्पन्न होने का कारण आपको पहले बताया था। इसी प्रकार यहां आपके सिलेबस में पॉइंट है बेटा, पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण। अब एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता जिस कारण उत्पन्न होती है उन कारणों को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट, विदलन बहुभ्रूणता या हिंदी में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब आपके पास शब्द आ गया विदलन। विदलन किसे कहा था अपन ने? तो जायगोट में संपन्न होने वाला वे कर्मिक समसूत्री विभाजन, वे कर्मिक समसूत्री विभाजन जिसके फलस्वरूप जायगोट की सेल्स के नंबर में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है, लेकिन कोशिकाओं की साइज प्रत्येक कर्मिक समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है, जिसके कारण जायगोट का आकार नहीं बदलता
विभाजन क्या कहते हैं बेटा? विदलन कहते हैं। अब भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था पादप और जंतुओं में समान होती है, अर्थात भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था दोनों में क्या होती है? विदलन। और विदलन का अर्थ अपने क्या कहा? जायगोट में संपन्न होने वाले वे गर्भिक समसूत्री विभाजन जिसके द्वारा जायगोट के सेल्स के नंबर तो इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन सेल्स की साइज डिक्रीज होती जाती है, जिसके कारण जायगोट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे गर्भिक समसूत्री विभाजन को अपन क्या कहते हैं? विदलन। अब एंजियोस्पर्म में विदलन के कारण भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। कुछ पादप जैसे यूरोपीय पादप में विदलन के दौरान नियमित समसूत्री विभाजन न होकर अनियमित समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जायगोट से कोशिकाओं का समूह या मास बनता है। अब उस कोशिकाओं के समूह या मास से अलग अलग पिंड बनते हैं और प्रत्येक पिंड से आगे जाकर एक भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाते हैं। अब एक कारण तो यह हो सकता है विदलन के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को अपन कहते हैं प्रागभ्रूण या प्रोएम्ब्रियो या प्रीमेच्योर एम्ब्रियो। या तो विदलन में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, अनियमितता उत्पन्न होने के कारण कोशिकाओं का समूह बनता है और कोशिकाओं के समूह से अलग अलग पिंड बनते हैं। अब अपने कहा था कि विदलन के फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है वो प्रागभ्रूण बन गया। अब उस प्रागभ्रूण में अनियमित विभाजन के कारण शाखाएं बन जाती हैं और ये शाखाएं आगे जाकर नए भ्रूण का निर्माण करती है, जिसके कारण इस प्लांट में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। तो बहुभ्रूणता का पहला कारण क्या बन गया? विदलन बहुभ्रूणता। अब विदलन बहुभ्रूणता का क्या हो गया? तब अपन ने कहा कि विदलन के द्वारा प्रोएम्ब्रियो बनता है या प्रागभ्रूण बनता है। उस प्रागभ्रूण में अलग अलग पिंड बन जाते हैं या अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं। ये शाखाएं या अलग अलग पिंड आगे जाकर अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो उस कंडीशन में उस बीज के अंदर या इस प्लांट के बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जो कौन सी बहुभ्रूणता कहलाती है? विदलन बहुभ्रूणता। ये सेम कंडीशन मानव में जो थी, जिसमें विदलन के दौरान अनियमितता उत्पन्न होने के कारण एक साथ एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना शुरू होता है। ऐसे भ्रूण के शरीर के कोई कोई भाग आपस में क्या रहते हैं बेटा? जुड़े हुए रहते हैं, जिसे कौन सा डिवाइस कहते हैं? आप बताओ। अब बहुभ्रूणता का दूसरा कारण एम्ब्रियो सेल की एग सेल के अलावा अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। अब कुछ पौधों में क्या होता है बेटा कि सामान्य ये आपके पास
एम्ब्रियो सैक बना। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गेमेट ट्रांसफर हुए, उसमें से एक मेल गेमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया? जायगोट बन गया। ये जायगोट आगे जाकर किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये तो ग्रोथ कंडीशन हो गई। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि एग सेल के अलावा अन्य सेल जैसे सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल भी निषेचित हो जाती है, तो उससे भी क्या बन जाता है? आगे जाकर एम्ब्रियो बन जाता है। या सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर लेती है? एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण पादप में क्या उत्पन्न हो जाती है बेटा? बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। यदि एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेल की अन्य सेल जैसे सिनर्जिड सेल निषेचन के बाद बहुभ्रूणता में भाग लेती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है, तब तो बनने वाला एम्ब्रियो किस अवस्था में होगा बेटा? 2L अवस्था में, जैसे एरिस्टेलोकिया प्लांट। और इसी प्रकार आर्डिनोम मेक्सिकाना सत्यानाशी जो पादप है, उसमें एग सेल से द्विगुणित एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जबकि उसकी सिनर्जिड सेल बिना निषेचन के किसका निर्माण कर लेती है बेटा? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो कैसा होगा? एग अवस्था में। यदि एम्ब्रियो सेल की एग सेल के अलावा कोई दूसरी कोशिका बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण करती है, तो इस प्रकार के एपोमिसिस को क्या कहेंगे? आपको एक्सपर्ट देना है। दूसरी कंडीशन के बाद तीसरा कारण बनता है बेटा किसान में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का बनना। अब आप सबको पता है याद हो, ये न्यूक्लियस था बेटा। इस न्यूक्लियस की कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके अन्य सेल से साइज में बड़ी हो जाती है, जिसे अपन एमएमसी कहते हैं। इस एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर बनते हैं और 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं। एक आगे फंक्शन रहता है जिसमें 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा एक एम्ब्रियो सैक बनता है। कई बार कुछ पौधों में एक के साथ बेटा 2 मेगास्पोर फंक्शन रहते हैं और प्रत्येक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, तो उस प्रकार बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक की एग सेल निषेचन के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण करती है, तो उस कंडीशन में बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, जो किसका कारण बन गया? बहुभ्रूणता का कारण बन गया। जैसे ये कंडीशन पाई जाती है किसमें? केजुराइना प्लांट में। कौन सा प्लांट बेटा? केजुराइना प्लांट में। इसके अलावा बहुभ्रूणता का चौथा कारण है, वो है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक या एडवेंटिव एपोस्पोरिक। अब अपस्थानिक भ्रूणता का क्या है? तो ये आपके पास मेरा बीजांड है जिसकी कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके अन्य सेल से बड़ी होकर एमएमसी बनाती है। ये एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है। 4 मेगास्पोर में से 3 नष्ट होते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा एक एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसकी एक सेल फर्टाइज के द्वारा फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसका निर्माण करती है? एम्ब्रियो का निर्माण करती है। अब एक को एम्ब्रियो सीक्वेंस बनकर किसके कारण? सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और उसी बीजांड में साथ में क्या उत्पन्न होगा? अपस्थानिक भ्रूणता, अर्थात न्यूक्लियस या इंटरग्रुमेंट की
कोई सेल बिना एम्ब्रियो सेल का निर्माण किए सीधे ही किस बदल जाती है, एम्ब्रियो में बदल जाती है। तो इसे अपस्तानिक भ्रूणता कहते हैं कि उस बीज में एक से अधिक क्या बन गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, तो वो कौन सा क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता। इस प्रकार की भ्रूणता को अपन कहते हैं अपस्तानिक बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं, अपस्तानिक बहुभ्रूणता। ये बाद में बहुभ्रूणता ऊपर होने की क्या बन गया, कारण। अब फिर इसका क्या पूछा जा सकता है, महत्व। तो बहुभ्रूणता में जिन भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के होता है, वो भ्रूण आनुवंशिक लक्षणों में अपने जनक पात्र के क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, क्लोन बनाने में किया जा सकता है। या बहुभ्रूणता के द्वारा उत्पन्न जो भ्रूण है वो वायरस रोग से रहित होते हैं, इसके कारण बहुभ्रूणता के द्वारा रोग रहित पादपों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। या तीसरा वही कारण, बहुभ्रूणता से उत्पन्न जो भ्रूण है उनमें आनुवंशिक लक्षण अपने जनक के समान होते हैं, जिसके कारण इन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। या उत्पन्न लक्षणों को बहुभ्रूणता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही चौथा लेसन आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो अपने इसलिए कराया था कि ये सारा काम आपका जूनियर का अधिकांश भाग कराया हुआ है, इसीलिए इस लोग को अपने जल्दी ज्यादा कराया। इसके पश्चात आगे कल अपन जेनेटिक्स शुरू करते हैं, जूलॉजी का 31वां 32वां लेसन होगा। थैंक्स बेटा।